हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के बारे में। तो कल हमने इससे पहले वीडियो में हमने मेटाफिजिकल पोइट्री की हिस्ट्री और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट पोएट हैं जॉन डन, मेटाफिजिकल पोएट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जॉन डन वॉज बोर्न इन टू ए रोमन कैथलिक फैमिली ऑन द 22nd of January in 1572 in London, United Kingdom. His parents were John Donne, a wealthy, इनके जो फादर थे उनका नाम भी यही था, सेम जॉन डन, a wealthy Londoner, and इनकी जो मदर थी वो थी एलिजाबेथ हैवुड. His mother, a direct descendant of Sir Thomas More's sister, was the youngest daughter of John Haywood. तो जो थॉमस मोर थे उनके साथ इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप था. और जॉन हेवुड एपिग्रामेटिस्ट एंड प्ले राइट. हिज फादर हु अकॉर्डिंग टू डन फर्स्ट बायोग्राफर, इनका जो फर्स्ट बायोग्राफर था इजाक वॉल्टन, उन्होंने बताया था कि डिसेंडेंट फ्रॉम ए वेरी एंशियंट फैमिली इन वेल्स वॉज ए प्रोस्पेरस लंदन मर्चेंट. थॉमस मोर, ए फेमस कैथलिक मार्टियर, वॉज हिज ग्रैंड फादर. तो इनके ग्रैंड फादर थे जो थॉमस मोर थे, जिनका यूटोपिया वर्क है. Unfortunately, his father died in 1576 when he was only 4, leaving Elizabeth alone with the responsibility of bringing up young children. तो इनके फादर की जल्दी डेथ हो जाती है. After his father's demise, his mother remarried with a surgeon, Dr. John Sammings. Later, she became the Dean of St. Paul's. Unfortunately, she died in 1632. तो कुछ टाइम बाद उनकी मदर की भी डेथ हो जाती है. इनके एजुकेशन की बात करते हैं. As John belonged to a religious family, he was educated privately during his early years. In 1583, he took admission in Harriet Hall, Oxford University. There he studied for 3 years and left without graduation because of his Catholic beliefs. तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, इसमें डिग्री लेने के लिए एक ओथ ऑफ सुप्रीमेसी, आपको एक शपथ लेनी पड़ती है. तो ये इनके जो बिलीव्स थे वो इसके अगेंस्ट थे, तो इन्होंने वो ओथ नहीं ली, तो इनको डिग्री नहीं मिली वहाँ से. According to him, the oath of supremacy was against his belief. It was required for the completion of the degree. Later, in 1591, he got admission in Thieves Inn Legal School in London to pursue his education. However, during and after his education, he spent much of his precious time on literature, travel, pastime. And 1615, he was awarded an honorary doctorate from Cambridge University. तो एक तरह से ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे उनको डिग्री नहीं मिली. उसके बाद ये कैम्ब्रिज में भी पढ़े. तो ये एक तरह से इस तरह के स्कॉलर हैं जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों में ही पढ़े हैं. दोनों यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करते हैं इनकी मैरिड लाइफ की. जॉन सक्सेसफुली established his diplomatic career by the age of 25. He secretly married Anne More in 1601. He became the member of parliament later. Their families disapproved of their marriage. इनकी जो मैरिज थी वो सीक्रेट मैरिज थी. इनकी फैमिलीज इस मैरिज को अप्रूव नहीं किया था. तो जो एन मोर थे उनको कोई भी वो डोवरी नहीं मिली थी, कोई दहेज नहीं मिला था. और ये सीक्रेट मैरिज थी, फैमिली ने अप्रूव नहीं की थी, तो इसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था जॉन को. However, he was released shortly when their marriage was legally approved. The couple had 12 children in 16 years of marriage, but only 10 survived. तो एक तरह से 10 ही सर्वाइव कर पाए. Unfortunately, his 3 children died before 10, leaving him in a state of acute despair that drove him into committing suicide. The death of his wife during childbirth, इनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ एक तरह से बच्चे को जन्म देते टाइम हुई थी, चाइल्ड बर्थ के टाइम हो गई थी 1617 में. एडेड मोर टू हिज पेन एंड मिजरी. अब हम जॉन डन की डेथ की बात करते हैं. जॉन डन, ए ग्रेट प्रीचर एंड ओरेटर, फेल इल इन 1624. He documented his illness in publication Devotion upon Emergent Occasions. However, after facing tragedies of life, this prolific figure breathed his last on the 31st of March 1631. तो एक तरह से इनकी डेथ हुई थी 31st of March 1631 को ही. He was buried in Old St. Paul's Cathedral. अब इनकी राइटिंग कैरियर की बात करते हैं कि क्या क्या वर्क्स इन्होंने लिखे. Although the world know him as a great poet now in Jacobean England, he was famous for his powerful oratory and sermons. After completing his education from Lincoln's Inn, he started working as a secretary to Sir Thomas Edgerton in 1597. Unfortunately, he lost his position after his secret marriage. तो पहले इनको ये सेक्रेटरी की पोजीशन मिली थी, लेकिन सीक्रेट मैरिज की वजह से ये पोजीशन
निकल गई थी इनके हाथ से, लॉस्ट कर दी थी. दिस इंसिडेंट थ्रू हिम इनटू द वेल ऑफ ए फाइनेंशियल क्राइसिस. तो कोई डॉवरी भी नहीं मिली थी, तो एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था. ही स्पेंड द नेक्स्ट 14 years ऑफ हिज लाइफ सीकिंग ए रिस्पेक्टेबल जॉब एंड प्रोड्यूसिंग रिमार्केबल लिटरेरी पीस सच एज Pseudo Martyr and Bythanatos. Later in 1615, he became the royal chaplain to James I in the Church of England. In 16. In 1621, he was appointed as a dean of St. Paul's. He spent the next decade as a preacher and writer until his illness at the autumn of 1630. Despite expressing his ideas, emotions, and feeling in his work so well, he did not put any effort into publishing his work because he never wanted to earn through his words. तो इन्होंने बहुत अच्छे वर्क लिखे, लेकिन ये कभी अपने वर्क से पैसा नहीं कमाना चाहते थे. Therefore, during his lifetime, his poetry circulated in manuscripts among the circle of friends. However, his elegies and satires were likely produced in the 1590s. बेस्ट इनकी पोम्स कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं. Some of the best poems he was written include Go and Catch a Falling Star, The Good Morrow, The Valediction Forbidding Morning, The Canonization, For Whom the Bell Tolls. तो ये एक हेमिंगवे के वर्क का भी टाइटल है जो यहाँ से लिया गया है. For Whom the Bell Tolls, Death Be Not Proud and Sun Rising. तो सन राइजिंग में एक लाइन है बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन. तो जो लवर, दोनों लवर बेड पे होते हैं तो एक तरह से उनकी नींद खराब कर देता है. सन की लाइट खिड़की से उनके ऊपर आती है, तो ये गुस्से में उसको बोलते हैं कि बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें किस टाइम आना चाहिए, किसी भी टाइम आ जाते हो. ये भी नहीं पता कि जो लवर्स हैं वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. तो सन को क्रिटिसाइज करता है. डेथ बी नॉट प्राउड, ये भी इनका एक वर्क है, डेथ बी नॉट प्राउड, रिप्रेजेंटेटिव पोम ऑफ लॉजिक. तो इसमें ये बताते हैं, जॉर्डन बोलता है कि डेथ कोई ज़्यादा प्राउड, बिल्कुल पावरलेस है. डेथ आती है तो एक तरह से हमें रेस्ट मिलता है और हम एक नई जर्नी की ओर जाते हैं. A representative poem of logic, Donne has presented death as a powerless figure. He denies the authority of death with logical reasoning, saying that death does not kill people. तो ये बोलते हैं कि लोगों को मारती नहीं है, instead it liberates their soul. तो उनकी सोल को फ्री कर देती है और इटर्नल लाइफ की तरफ भेज देती है. He does not consider it means invincible conqueror. Instead, he calls it a poor fellow without having free will. The arrival of death is also compared with a short rest and sleep. तो क्या बोला डेथ को कि एक थोड़ा सा रेस्ट है, कुछ नींद ली और आगे की जर्नी शुरू कर दी. द पोएट्स डिनायल टू द कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ डेथ गिव्स द रीडर ए न्यू इंटरप्रिटेशन. इसमें थीम क्या है? द मेजर थीम इन द पोम इज पावरलेसनेस ऑफ डेथ. डेथ को एक तरह से बिल्कुल पावरलेस बोला गया है. द पोम कंप्राइजेज द पोएट्स इमोशन मॉकिंग द पोजिशन ऑफ डेथ, arguing that death is unworthy of fear. According to him, death gives birth to our souls, therefore it should not consider itself mighty or superior, as death is not invincible. The poet also considered death is an immense pleasure similar to sleep or rest. कि जैसे ड्रग लेके भी हम सो जाते हैं, वैसे ही एक तरह से सेम प्लेजर है इसका डेथ का भी. The poem foreshadows the realistic presentation of death and also firmly believes in the eternal life after death. नेक्स्ट वर्क है ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. तो इसमें क्या बोलता है कि जो भी जुदाई होती है एक तरह से, कि एक लवर अपने बिलवड से दूर जाता है तो उसको मोर्न नहीं करना चाहिए. मोर्न तो वो लवर करते हैं जो सिर्फ फिजिकल लव करते हैं, जो एक दूसरे की बॉडी से प्यार करते हैं. हमारा जो प्यार है वो तो स्पिरिचुअल है. जो प्लेटोनिक लव होता है वो क्या होता है कि बियॉन्ड फिजिकल लव होता है, वो स्पिरिचुअल होता है, वो सोल टू सोल का लव होता है. तो वो इसमें बताया गया है कि हम एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसको मोर्न नहीं करो. हमारा प्यार इतना छोटा नहीं है कि दूर जाने से ख़त्म हो जाएगा. हम तो डेथ के बाद भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये सोल टू सोल स्पिरिचुअल लव है. ये वैलिडिक्शन फॉर बडिंग मॉर्निंग एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअल लव. द पोएट वेरी आर्टिस्टिकली ड्रो ए पिक्चर ऑफ this theme. He paints this picture through intense emotion and pure feeling. He says that he is going to part with his beloved, but they should not mourn this short gap. To him, mourning and crying will profane their sacred love. तो ये क्या बोलते हैं कि मतलब रोना नहीं चाहिए जुदाई पे. ये तो कोई फिजिकल लव नहीं है कि दूर चले गए तो लव खत्म हो गया. स्पिरिचुअल लव है, सोल टू सोल लव है. उसके बाद इनका वर्क है द फ्लिया. ये भी काफ़ी फेमस वर्क है. इसमें
वो इस तरह से अपने बिलव्ड को बोलते हैं एक तरह से, कि जैसे फिलिया मतलब एक मक्खी जिसने पहले मुझे काटा फिर तुम्हें काटा, तो एक तरह से तुम्हारा ब्लड और मेरा ब्लड एक मक्खी के अंदर मिंगल हो गया है। तो हमारे अंदर जो हमारी जो इंटीमेसी है वो हो ना हो, वो ऑलरेडी हम इंटीमेट हो गए हैं एक दूसरे से। द फ्लिया एज a representation of sex. As this poem is about physical intimacy, the poet uses Phlia as an extended metaphor to demonstrate his desire to have intimacy. As the outset, he say that their blood is mixed in the body of the Phlia, implying that they have already been made one in body of the tiny insect. वो बोलते हैं कि ये टाइनी इंसेक्ट है, छोटा सा मक्खी है, कीड़ा है, इसके अंदर हम ऑलरेडी एक हो चुके हैं। ऑल्सो द मिंगलिंग ऑफ देयर ब्लड इन इट्स बॉडी इज नीदर गिल्ट नॉर अ सिन। तो ये कोई गिल्ट या सिन नहीं है अगर हम दोनों फिजिकली इंटीमेट हो जाएं तो। देयर फोर ही एड्रेस हिज बिलव्ड एंड सजेस्ट दैट शी शुड नॉट हेजिटेट टू बी इंटीमेट विद हिम। लेटर व्हेन द लेडी अटेम्प्ट टू किल द फ्लिया, जब वो लेडी होती है वो उस मक्खी को मारने की कोशिश करती है तो उसको रोक देते हैं कि तुम इसको मत मारो, एक तरह से इसको मारना एक सिन है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा और मेरा दोनों का ब्लड है, दोनों की लाइफ है एक तरह से इसके अंदर। बट वो जो लेडी होती है, बट द लेडी रियली किल्स द फ्लिया विद हर फिंगर नेल विच शो हर डिसरिगार्ड फॉर द स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट। तो वो एक तरह से उस स्पीकर के आर्गूमेंट को एग्री नहीं करती है। दस शी चूजेज हर प्योरिटी ओवर द मैन। इसमें थीम क्या है? लव, सेक्स, सिडक्शन आर द मेजर थीम्स क्राफ्टेड इन द पोम। द पोएट यूज्ड ए persuasive conceit of Phlia to show how effectively this tiny insect unites them by sucking their blood. तो कैसे ये जो फ्लिया का कंसीट यूज़ किया है, मेटाफिजिकल पोएट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना कि अनयूजुअल कंपैरिजन। तो जॉन डन के इंपॉर्टेंट वर्क्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो भी मेटाफिजिकल पोएट्स बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में करेंगे, जैसे रॉबर्ट हर्बर्ट है जो, और जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वोगन, एंड्रयू मॉर्वल, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।